ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाता है। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। स्वदेशी रक्षा प्रणाली की चमत्कारिक जीत। अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव था ना, उसकी बात हो रही है। ये पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये 1947 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो भारतीय सेनाएं अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पाकिस्तान के खिलाफ हर मोर्चे पर भारी पड़ी है। कौन सी सेनाएं? हमारी सेनाएं, भारतीय सेनाएं। और आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी अड्डे नष्ट करने के बाद भारत ने लाहौर और रावलपिंडी तक जगह जगह लक्ष्य डाउन हमले जारी रखे। इन जगहों में लाहौर की डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, गुलबर्गा और रावलपिंडी में आईएसआई के गुप्त ठिकाने भी थे। और इससे स्पष्ट हो गया है कि हमारी सेना द्वारा उपयोग की जा रही है ड्रोन तकनीक पाकिस्तान की चीन से ली गई वायु प्रतिरक्षा प्रणाली पर भारी पड़ी। हमारे ड्रोन मौत बनकर सीधे दुश्मन की फौज छावनियों के ऊपर मरा रहे थे। और इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और आम नागरिकों को तुर्की और चीनी ड्रोन बेड़े के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की। उसमें सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेजे, परंतु स्वदेशी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली, आकाश तीर आदि ने उन्हें पूर्णतः विफल कर दिया। और आप देखते हैं कि ध्यान रहे कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो के जरिए पाकिस्तान और तुर्की में एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत तुर्की के बरख्तियार ड्रोन का उत्पादन दोनों देश मिलकर कर रहे थे और इन्हीं ड्रोनों की आपूर्ति यूक्रेन को भी हो रही थी। यही ड्रोन रूस के विरुद्ध काफी सफल भी हो रहे थे और कई बार आप देखते हैं कि रूसी रक्षा प्रणाली को चकमा देकर 1500 किलोमीटर दूर मॉस्को तक हमले में सफल रहे। परंतु यह भारतीय वायु प्रतिरक्षा प्रणाली का कमाल ही रहा। कहा जाएगा कि कोई पाकिस्तानी ड्रोन चंडीगढ़ अथवा दिल्ली तक नहीं पहुंच सका और उन्हें सीमा के निकट ही ध्वस्त कर दिया गया। जब 9 से 10 मई की रात पाकिस्तान ने बड़े हमले की मंशा से ऑपरेशन यान अल मरसूस शुरू किया और ड्रोन के साथ उन्नत फतेह सैनी की मिसाइल दागी, तो हमने उन्हें भी नाकाम कर दिया। इसके कुछ ही मिनट में हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के उन सभी वायुसैनिक अड्डों को निशाना बनाया जहां पर उन्नत श्रेणी के अमेरिकी F-16 और चीनी जेफ 17 विमान थे। ये आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, ये हमारा प्यारा एशिया है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये ईरान आपको देखने को मिल रहा है, ये रूस है, ये यूक्रेन देखने को मिल जाएगा आपको। और आप देखिए, भारत ने उस मुरीद एयरवेज को भी तबाह कर दिया जहां तुर्की के ड्रोन का बड़ा बेड़ा था और जिसके जरिए पाकिस्तान बड़े ड्रोन हमले कर रहा था। यदि पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से मिले अति उन्नत लड़ाकू विमानों, चीनी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली और तुर्की से मिले ड्रोन के बावजूद मुंह की खानी पड़ी, तो यह हमारी अद्भुत और सैन्य सामर्थ्य के कारण ही है। भारत की विजय मात्र पाकिस्तान पर ही नहीं अपितु अमेरिका, चीन और तुर्की के हथियार तकनीक पर भी है। अगर आकाश जैसी स्वदेशी वायु प्रतिरक्षा प्रणाली इतना अच्छा प्रदर्शन ना करती तो सैकड़ों आम भारतीयों की जान जा सकती थी। भारतीय सेना को स्वदेशी और विदेशी हथियार तकनीक को समन्वित करने से भी सफलता मिली है, जबकि पाकिस्तान अमेरिका और चीनी और तुर्की के जरिए तकनीक में तालमेल नहीं बैठा पाया। भारत ने अमेरिकी और चीनी रक्षा प्रणालियों की कमजोरियों को विश्व के सामने उजागर कर दिया है। इसी कारण इन देशों की हथियार लॉबी ने से साठगांठ रखने वाली विदेशी मीडिया इस सब को छिपाने के लिए दुष्प्रचार कर रहा है। विदेशी हितधारकों को यह भी तय भय है कि अब भारतीय रक्षा प्रणालियों की विश्व भर में मांग जोर पकड़ सकती है। अब छोटे देश भारतीय हथियार प्रणाली और खासकर आकाश को खरीदने के एकजुट होंगे, लेकिन अभी लंबी यात्रा करनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को अपने विश्व स्तरीय सैन्य औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की वैसी ही नींव रखनी होगी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपने सैन्य उद्योग कॉम्प्लेक्स की नींव रखी थी। पेंटागन ने निजी अमेरिकी कंपनियों और सरकारी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर अमेरिका को विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बना दिया। भारत बरसों से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा है। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ धारणा है कि विदेशी हथियार अच्छे होते हैं। इस धारणा में हथियार लॉबी का ही हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह धारणा ध्वस्त कर दी और दूसरे देश हथियार तो बेचते हैं पर पूरी तकनीक कभी साझा नहीं करते हैं। हमारे पास सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में ही कमाल की गुणवत्ता की रक्षा साजो सामान बनाने वाली कंपनियों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के भोलारी एयरवेज को नष्ट करने वाली मिसाइल के कलपुर्जों पर हैदराबाद, बेंगलोर की मझोली कंपनियों में आप देखें कि स्टेकर पाए गए।
और भोलारी एयरबेस में F-16 विमानों के 2 स्क्वाड्रन तैनात रहते हैं। और सतह से हवा में आप देखिए मार करने वाली चीनी मिसाइल भी है। ऐसे अवैध ठिकाने को भेदने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में हमारी छोटी मझोली कंपनियों के कलपुर्जे का उपयोग उनकी आप देखते हैं किया उनकी विशेष तकनीक की क्षमता को दर्शाता है और बताता है कि उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए जो वैश्विक स्तर पर धूम मचा सकती हैं। यह हमारी एरोस्पेस लैब ही थी जिसने ब्रह्मोस को रूसी सुखोई 30 पर लगाकर दिखाया। वहीं पाकिस्तान की एयरबेस नष्ट करने में काम आई। भारतीय विज्ञानी ये रिवर्स इंजीनियरिंग में भी चीनी विज्ञानियों पर भारी पड़ सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए काम कर रहे अपने विज्ञानियों को ससम्मान भारत लाना होगा। हाल फिलहाल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भले ही रूस से S-400 खरीदा जाए, पर इसके चलते कुसा जैसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी प्रोजेक्ट पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। और हमारी आप देखिए हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी स्वदेशी तेजस के उन्नत संस्करण MK2 पर कार्यरत है और उसका दावा है कि यह राफेल जितना ही सक्षम होगा। ऐसे प्रोजेक्ट को लाल फीताशाही से बचाने के साथ उन्हें आवश्यक संसाधन तेजी से उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे समय पर पूरे हो सकें। और स्वदेशी हथियार प्रणालियों में से युद्ध जीतने से उन्नत राष्ट्रीय गर्व की भावना बेमिसाल है। यह आकाश तीर द्रोणम जैसी स्वदेशी प्रणालियों से ड्रोन हमले विफल करने का पर देश इतना गौरवान्वित है, तो सोचिए जब स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों कुसा मिसाइल रक्षा प्रणाली शत्रुओं के छक्के छुड़ा रही होगी तो देशवासियों का आत्मविश्वास कैसे 7वें आसमान पर होगा। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध हैं, सामरिक विश्लेषक हैं। इनके द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय बता सकते हैं। भारत को विकसित बनाने वाली योजना, ये आप देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME की बात हो रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आधार स्तंभ है। ये व्यवसाय मुख्य रूप से अपंजीकृत संगठनों के रूप में कार्य करते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में उनका योगदान 45.79% रहा। MSME को ऋण उपलब्ध कराना हमारी वित्तीय प्रणाली के लिए एक चुनौती रही है, लेकिन हाल के समय में बैंकों द्वारा भारत की नवीन प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया गया और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY उद्यमशीलता और स्वरोजगार को गति देकर व्यापक आप देखते हैं कि परिवर्तन लाने में सफल रही है। PMMY के अधिकांश लाभार्थी सामान्य ये आप देखते हैं शुरुआत कर अपनी पहली पीढ़ी के व्यवसायी बने हैं। वित्त वर्ष 2015-16 से आरंभिक PMMY एक युगांतकारी अग्रणी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वित्त विहीन सूक्ष्म उद्यमों और छोटे व्यवसायों को वित्त उपलब्ध कराना, पैसा उपलब्ध एक तरह से। प्रारंभ में इस योजना का लक्ष्य विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र सहित गैर कृषि क्षेत्र थे। बाद में इसके अंतर्गत इसकी गतिविधियों को भी शामिल कर लिया गया। PMMY के तहत कुल ऋण भुगतान वित्त वर्ष 2016 में आप देखिए कि 1.37 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2025 में फरवरी के अंत तक 4.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। औसत ऋण राशि जो 2016 में 38,100 रुपये थी, वही 2025 में बढ़कर 1,02,870 रुपये हो गई है। इस दौरान लगभग सभी बैंकों में औसत ऋण राशि में वृद्धि देखी गई। देखिए एक उपलब्धियां हैं, ये सब बता सकते हैं आप लोग। PMMY की कुछ प्रमुख विशेषताएं इसे पिछली ऐसी योजनाओं से अलग करती हैं। PMMY को जोखिम मुक्त रखने की कोशिश की गई है ताकि ऋण प्रवाह निरंतर सुनिश्चित। PMMY में सिक्योरिटी जमानत आधारित ऋण के बजाय नकदी प्रवाह आधारित ऋण देने पर जोर दिया गया है। अब ऋण लेने वाले उद्यम मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग आप देखिए 52 करोड़ मुद्रा ऋणों में 33.19 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। PMMY का सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। इससे सामाजिक समूहों, महिलाओं और आप देखिए अल्पसंख्यकों पर इसके प्रभाव से समझा जा सकता है। सामाजिक समूहों के संदर्भ में PMMY ने कमजोर वर्गों को चरणबद्ध तरीके से ऋण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें SC, ST और OBC जैसी उपश्रेणियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। जो लाभार्थियों का लगभग 50% हिस्सा 52 करोड़ में से 26 करोड़ रुपए है और महिलाएं भी PMMY का अभिन्न हिस्सा हैं। कुल खातों का लगभग 69% महिलाएं लाभार्थियां हैं। PMMY
ने समावेशन के मामले में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थियों द्वारा 5.70 करोड़ मुद्रा ऋणों का लाभ उठाना इसका उदाहरण है। ये सब उपलब्धियां बताइए, इस तरह के टॉपिक पर कहीं कुछ लिख रहे हैं आप लोग। तो मुद्रा इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव समग्र रूप से बैंक और उसके कार्यबल के लिए एक उत्साहवर्धक अनुभव रहा है। भारतीय बैंकर के रूप में एसबीआई नैक और न्यायपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने में सदैव सबसे आगे रहा है। हम लाखों सूक्ष्म और लघु उद्यमियों विशेष रूप से नए आवेदकों को अपनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हमारी शाखाओं के साथ साथ हम अपनी डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता यथासंभव सुनिश्चित करते हैं, और जिससे बैंक रहित या फिर अल्प बैंकिंग सुविधाओं वाले लोगों की जरूरतों और आशाओं के अनुरूप सरलता से समयबद्ध ऋण वितरण किया जाता है। बैंक ने आप देखते हैं कि 1.72 करोड़ से अधिक मुद्रा ऋणों का वित्त पोषण किया है, और जिसमें 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इससे देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक गतिशील व्यवसाय अनुकूल इकोसिस्टम बना है। अभी यह केवल एक शुरुआत मात्र है। और आप देखिए डिजिटलीकरण और मुद्रा ऋणों की लोन प्रोसेसिंग और उसकी मंजूरी को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण हम इसमें आधिकारिक योगदान देने में सक्षम हुए हैं। एसबीआई ने जन समर्थ प्लेटफॉर्म के माध्यम से 10 लाख तक के ऋण के लिए एक डिजिटल ऋण निर्णय मॉडल मुद्रा वीआरआई शुरू किया है। यह पहल मानवीय हस्तक्षेप को कम करती है और त्वरित ऋण मंजूरी सुनिश्चित करती है। जैसे जैसे महत्वाकांक्षी इकाइयां तेजी से विकसित करती हैं, वैसे वैसे हमारे बैंकों की उपस्थिति व निगमित ऋण से जुड़ाव उन्हें सहयोग प्रदान करता है। नए बाजारों में पैठ बनाने, सही तकनीक आत्मसात करने एवं मूल्यवान संसाधनों की बचत के साथ उपयुक्त भागीदारों के साथ जुड़ने की इच्छुक इकाइयों के लिए हमारी कागज रहित ऋण वितरण प्रणालियों में असीम संभावनाएं हैं। और विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करने में मुद्रा सर्वथा उपयुक्त पहल है, क्योंकि यह जनसांख्यिकीय स्थिति का लाभ उठाने की दिशा में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूर दराज के स्थानों में भी सदैव आकांक्षी वर्ग की उद्यमशीलता की क्षमता को सक्रिय करती है। उत्पादन के 2 महत्वपूर्ण कारक विनिर्माण और कृषि संबंध गतिविधियों को मजबूत करती है। जब यह योजना अपने अतुल्य प्रभाव के 10 वर्ष पूरे कर रही है, तब हमें इसकी व्यापक उपलब्धियों पर गर्व की अनुभूति होती है। लेखक एसबीआई के चेयरमैन हैं CS शेट्टी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सुगठित परिवार, ये हमारा आचरण व्यवहार कितना सुंदर रहेगा तथा उसके प्रति हमारा भाव कैसा होगा, और जिनसे हमने जीवन में बहुत कुछ पाया, यह उन संदेशों पर निर्भर रहता है जो हमें घर परिवार से मिले हैं। परिवार में पले बड़े बच्चे प्रयास संस्कारी होते हैं, अपने इच्छाओं की सीमाएं, अनुशासन, नियम समझते हैं, दूसरों की जरूरतों को महत्व देना सीखते हैं, साथियों सहयोगियों से मेल भाव रखने वाले, तन मन से उन्मुक्त और विकट परिस्थितियों से निपटने में कुशल होते हैं। इसके विपरीत जिनका अपने परिवार से अंतरंग जुड़ाव ना रहा या तो बिखरे परिवार से उनमें एकाकीपन, व्यसन, आत्महत्या एवं कदाचार की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। और आप देखिए संगठित परिवार निजी, सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि की धुरी है। परिवार को ईश्वरीय उपहार बताया गया है। आज अनेक विकृतियां परिवार रूपी संस्था के विघटन के कारण है। अपने सरोकारों को निजता एवं निजी स्वार्थ तक समेटने का अर्थ है अपनी जड़ों से विलग हो जाना। जैसे घर ईंटों और दीवारों का ढांचा भर नहीं होता, पारिवारिक सदस्यों का आपसी प्यार ही किसी आवास को घर का रूप देता है। प्रबुद्ध समाजों में परिवार की पुनर्प्रतिष्ठा के प्रयास आरंभ हो चुके हैं, और धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान प्रत्येक दृष्टि से मनुष्य के विकास में सुगठित परिवार की भूमिका निर्विवाद है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार प्यार से भरा पूरा परिवार पृथ्वी पर स्वर्ग होता है। लीक से हटकर चलने और अभिनव प्रयोगों की प्रेरणा का स्रोत भी परिवार है। परिवार से मिली शिक्षा फरवर्ष एक निश्चित गंतव्य तक पहुंचाती है, हालांकि सुधीर जन उपयोगिता के अनुसार उसे निखारते हैं। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की राय में परिवार में खासकर माता पिता के प्रति जिस स्तर तक लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी अनुपात में समाज में समृद्धि आती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। सवालों से घिरा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। न्यायिक सक्रियता अच्छी बात है, लेकिन जब वह अति सक्रियता में बदल जाए और इस क्रम में संविधान की अनदेखी कर अपनी सीमा का अतिक्रमण करता दिखने लगे, तो फिर उसके सवाल ही किए जाने चाहिए। यह आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य था।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में से अन्य प्रश्नों के साथ यह पूछती हैं कि जब संविधान में विधेयकों को मंजूरी के लिए समय सीमा का प्रावधान नहीं है तो फिर वह यह काम कैसे कर सकता है। राष्ट्रपति को ऐसे कई सवाल इसलिए पूछने पड़े क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मामले में अपने निर्णय में कहा वहां के राज्यपाल को आदेशित किया था कि उन्हें विधानसभा से पारित विधेयकों पर तय समय में फैसला लेना होगा। एक परेशानी और रहती है कि जब केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, तो फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच खूब तनातनी चलती है। कहते हैं कि 3-3, 4-4 साल तक कोई विधेयक पास नहीं हो पाता है, पेंडिंग में डाला रहता है। अब सोचिए कि जिन कानूनों की वहां जरूरत है और वो पास ना हो पाए तो फिर क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, हमें न्याय तो वही देगी, तो राज्य जाए कहां। और जो आप देखते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट फैसला कैसे दे सकता है। उसने यह भी कहा था कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। यदि तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को इसका कारण बताना होगा। और वह यही नहीं रुका था और उसने ऐसा किसी विषय पर राष्ट्रपति को खुद से सलाह लेने का भी कह दिया था। ऐसा आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से राज्यपाल राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर दिया था। किसी के लिए समझना कठिन या था ऐसा किस अधिकार से किया गया। और इससे भी विचित्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के पास बिचारा तमिलनाडु के विधेयकों को, आप देखते हैं कि क्या विधेयकों को खुद मंजूरी देकर उनके कानून बनने का रास्ता साफ कर दिया था। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। उसने एक तरह से राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया था और इसी कारण इस फैसले पर सवाल उठे थे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेते हुए तीखी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के उक्त विवादित और हैरान करने वाले फैसले पर इसलिए और भी सवाल उठे क्योंकि वह फैसला 2 न्यायाधीशों की पीठ ने दिया था, किसी संविधान पीठ ने नहीं। और आप देखते हैं कि यह न्यायिक सीमा का अतिक्रमण नहीं तो और क्या है। अब बहुत सारे लोग जो इसके पक्ष में हैं वो कह रहे हैं कि भैया अगर वो राज्यपाल कभी ना दे मंजूरी तब क्या होगा। तो वो मैं कह रहा हूं ना कि दोनों पक्ष हैं इसके, जो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसका विरोध भी करें। इससे इनकार नहीं है कि राज्यपाल कई बार विधानसभा से पारित विधेयकों पर कोई फैसला नहीं लेता है, महीनों उन्हें दबाए बैठे रहते हैं। इस समस्या का समाधान निकाला ही जाना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय कैसे दे सकता है जो संविधान सम्मत ना हो। सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या का अधिकार है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संविधान को नए सिरे से लिखता हुआ दिखने लगे। यह पहली बार नहीं है जब उसने न्यायिक सक्रियता की अति की हो। उसने कृषि कानूनों की परख किए बिना ही उन पर रोक लगाकर भी ऐसा किया था। मैं देखिए एक बात आपको बता दूं, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है और वो किसी को पसंद नहीं है तो वो नॉर्मल सी बात है, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि वो विरोध करेगा उसका, उसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आपको। प्रशासन की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय महत्व की जो सड़क परियोजनाएं हैं उनमें आवश्यक देरी कतई ठीक नहीं है, और क्योंकि ऐसा होने से देश को नुकसान होता है। सबसे ज्यादा राज्य को हानि होती है। दिल्ली है, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण पंजाब के किसानों के बार बार प्रदर्शन जमीन से कब्जा न छोड़ने के कारण लटका ही जा रहा है। हरियाणा में जहां इस एक्सप्रेसवे के अधिकतर हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका, वहीं पंजाब के अलावा अलग अलग जिलों में NHAI को जमीन का कब्जा न मिलने से निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे सरकार और प्रशासन को बार बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में कई बार फटकार लगाई जा चुकी है। अब एक बार फिर संबंधित जिलों के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में कहा कि जमीन का कब्जा NHAI को सौंप दिया गया और जब तक निर्माण कार्य पूरा न हो जाए तब तक इस मामले में पुलिस प्रशासन को अतिरिक्त चौकसी बरतनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते हैं विरोध करने वाले किसानों को पुलिस की ओर से हटाने के कुछ समय बाद फिर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण कार्य में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, और यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हाई कोर्ट में कुछ समय बाद फिर मामले की सुनवाई होगी, वो तब प्रशासन पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। देखिए, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोग जमीन नहीं छोड़ते थे, कोई परियोजना लटकी रह जाती थी। 301 को पढ़ते हैं ना, संपत्ति के अधिकार की बात की गई। ये आप देखना है तो देख लीजिए, ये चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों हैं। ये चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी दोनों की। आभासी से ज्यादा कीमती है असली जिंदगी। हाल में एक इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर मिसा ने आत्महत्या कर ली, जिसका कारण इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स और लाइक की घटती संख्या बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं तय कौन कर रहा है आपकी खुशी? लाइक, कमेंट, फॉलोवर कर रहे हैं।
और उसकी पहचान आत्मविश्वास पूरी तरह से उसकी वर्चुअल उपस्थिति से जुड़े थे। और जब उसका डिजिटल आईना दरका तो वह खुद को पहचान नहीं पाई। यह घटना एक गंभीर पैटर्न को दर्शाती है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं। आज की पीढ़ी लाइक्स और फॉलोअर्स के जंगल में भटक रही है। बच्चे अब किताबों से नहीं बल्कि रील्स की से दुनिया को समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर घंटे औसतन एक छात्र आत्महत्या कर रहा है। इन आत्महत्याओं का कारण अब केवल परीक्षा नौकरी नहीं बल्कि ऑनलाइन पहचान भी है जो पल में बनती है और मिटती है। हमने बच्चों को प्रेजेंटेशन बनाना सिखाया लेकिन खुद से बात करने का कौशल नहीं सिखाया। हमने उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सिखाई लेकिन आत्मस्वीकृति की भाषा नहीं सिखाई। हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर चुके हैं जहां रील्स पर हंसते हुए युवा वर्ग अंदर ही अंदर घुट रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस के एक अध्ययन के अनुसार इंटरनेट मीडिया से अत्यधिक जुड़ाव रखने वाले 70% युवा समय समय पर डिप्रेशन, चिंता या आत्मसंदेह का सामना करते हैं। आत्मसम्मान का मूल्य अब फॉलोअर्स की संख्या में मापा जा रहा है और जब आभासी दुनिया से मिलने वाली मान्यता घटती है तो कई युवा खुद को व्यर्थ मानने लगते हैं। और हम केवल यह देखते हैं कि कोई यूट्यूबर 1 करोड़ कमा रहा है लेकिन यह नहीं पूछते हैं कि वह किन तनाव से गुजर रहा है। स्कूलों में डिजिटल एथिक्स की जगह कोडिंग सिखाई जा रही है जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हम बच्चों को समझाएं कि वर्चुअल दुनिया में खुद को खो देना प्रोग्रेस नहीं बल्कि पतन है। सरकार को चाहिए कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करे। फॉलोअर्स का उतार चढ़ाव जीवन और मृत्यु का सवाल ना बन जाए, इसलिए एल्गोरिदम से ज़्यादा संवेदना की आवश्यकता है। समाज, परिवार, शिक्षा प्रणाली की यह स्वीकार करना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य कोई लग्जरी विषय नहीं है, यह उतना ही अनिवार्य है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। स्कूल में डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य को एक विषय के रूप में शामिल करना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना होगा कि उनकी असली पहचान और आत्मसम्मान स्क्रीन पर दिखने वाली आंकड़ों से नहीं जोड़ने चाहिए। हमें अपने बच्चों से कहना चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हारी अहमियत किसी स्क्रीन पर नहीं इस जीवन में है। देख रहे हो? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बताइए। आजकल गजब का माहौल चल रहा है भैया, वायरल होने का भूत देख रहे होंगे, उसके लिए आदमी अपनी जान तक दे रहा है। ये आप देखिए, सटीक प्रहार करने में सक्षम है महायोद्धा, डॉन्स की बातें हो रही हैं और अभी युद्ध में, हर युद्ध में इसकी बातें खूब की जा रही हैं। वस्तुतः युद्ध अब अस्त्र से अधिक शस्त्र के माध्यम से लड़ा जाने लगा है। थोड़ा पीछे चलें तो कुछ वर्ष पहले बर्फीली सर्दियों में रूस यूक्रेन की जंगी आंच तेज हो रही थी और यूक्रेन, आप देखें, यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्जाने रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा विशाल सैन्य काफिला आगे बढ़ा, परंतु रास्ते में ठिठक गया और सर्द अंधेरी रात में स्वयं को गर्म रखने के लिए रूसी सैनिकों को टैंकों व गाड़ियों के इंजन को चालू रखना पड़ता है। उधर यूक्रेन ने अपने ओर से पुख्ता रणनीति बना रखी थी। यूक्रेन के इंफ्रारेड कैमरे हीट सेंसर वाले ड्रोन जो बिना आवाज किए शत्रु पर हमला करने में सक्षम थे, उनकी गर्मी से उनके ठिकाने भांपकर सटीक वार करते हुए उन्हें तबाह कर रहे थे। महाशक्ति रूस द्वारा कीव को कब्जा करने के मंसूबों को मामूली ड्रोन्स ने पानी फेर दिया। छोटे आकार के ड्रोन्स उत्कृष्ट तकनीक का कमाल दिखाते हुए कम खर्च में जंग की बाजी पलट साबित होंगे, सो आगामी सैन्य संघर्षों में इनका ही बोलबाला रहने वाला है। इजरायल, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की ड्रोन गति देखकर नाइजीरिया, अमीरात, फिनलैंड जैसे देश भी सैन्य ड्रोन खरीद रहे हैं, तो आतंकी संगठन और चरमपंथी गुट भी इसे खरीदने की दौड़ में है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बिना सीमा लांघे ड्रोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर तो बेहद, आप देखिए, सटीक हमले किए। देश विदेश के सैन्य विशेषज्ञ उसे कमाल बता रहे हैं। यह साफ हो गया है कि थल और वायुसेना की सीमित इस्तेमाल के बावजूद ड्रोन दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करके उन्हें उसे घुटने पर ला सकते हैं। पाकिस्तान ने भी हम पर असफल हमले ड्रोन से ही किए हैं, परंतु हमारा सिस्टम इतना मजबूत था कि हमने अधिकांश को हवा में ही गिरा दिया। भविष्य के महायोद्धा, तो बीते कुछ, आप देखिए, वर्षों में यह साबित हो चुका है कि ड्रोन युद्ध की प्रगति में आमूल बदलाव लाने तथा मानव रहित हवाई प्रणालियों के दबदबे वाले नए युग की सूत्रपात कर चुके हैं। हवा, जमीन, समुद्र तल के नीचे रहने की क्षमता रखने वाले ड्रोन सैन्य रणनीतियों का हिस्सा होने के साथ ही भविष्य के युद्धों का आधार बनेंगे। निश्चित ही सेनाओं के युद्ध लड़ने के तरीके बदल जाएंगे, वे भविष्य की महायोद्धा साबित होंगे। यह तय हो गया है कि कुछ ही वर्षों बाद युद्ध की विजेता वही होगा जिसके पास सबसे शक्तिशाली हथियार, तकनीकी विविधता और कौशल वाले सक्षम ड्रोन या फिर अचूक तकनीकी वाले एंटी ड्रोन डिवाइस हैं, अथवा इसके बीच लाजवाब संतुलन होगा। ड्रोन उड़ने वाले रोबोट हैं जिसे सॉफ्टवेयर प्रणाली के जरिए दूर बैठे उसकी उड़ान योजना
उड़ान के रास्ते और उसकी कालगुजारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मामलों में आप देखिए लड़ाकू विमानों के ऐसे विकल्प हैं जो खतरनाक मिशनों में उनकी और मानव सैनिकों की आवश्यकता को कम करते हैं और सैन्य अभियानों की सुरक्षा बढ़ाते लागत रख रखाव खर्च बचाते हैं। इसलिए आप देखिए विकासशील देशों के लिए बहुत बेहतर माने जा रहे हैं युद्ध अभियान के लिए बने माइक्रो मिनी पोर्टेबल अंडर वाटर सर्विलांस कॉम्बैट स्वार्म हाइब्रिड जैसी खास मिलिट्री ड्रोन्स का वह सारी भूमिका निभा सकते हैं जो प्रशिक्षित सैनिक अनुभवी पायलट सहित लड़ाकू विमान पनडुब्बियां निभाते हैं। डॉन की विशेषताएं उच्च रेजोल्यूशन वाले कैमरे, थर्मल इमेजिंग और रडार से लैस डॉन गुप्त रूप से जासूसी कर सकते हैं, खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं, उपग्रहों से बेहतर गुणवत्ता वाले फोटो ले सकते हैं, दुश्मन के क्षेत्र या लक्ष्य को सटीक विवरण उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी गतिविधियों पर निरंतर हर एंगल से निगरानी रख सकते हैं। हेलीकॉप्टर जैसे डिजाइन वाले सिंगल रोटर डॉन भारी सद गोला बारूद हथियार पहुंचा सकते हैं। हवाई जहाज जैसे डिजाइन वाले डॉन किसी भी मौसम में घंटों उड़ सकते हैं। स्वार्म तकनीक के तहत झुंड में हमला कर दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को चकमा देकर आप देखते हैं कि क्या उसे भ्रमित करने के अलावा उसके संचार को जाम कर सकते हैं। बिना आवाज किए हुए नीची उड़ान भर रडार की नज़रों में आए बिना बम गिरा सकते हैं और एक फिदायन की तरह लक्ष्य को साथ ले आत्मघाती विस्फोट को अंजाम दे सकते हैं। वैसे इनकी एक खूबी यह भी है कि आपदा के समय खोज और बचाव के भी काम आ सकते हैं। भविष्य में ऑटोनोमस ड्रोन पहले से बने एल्गोरिथम के आधार पर आत्मनिर्भर हो लक्ष्य स्वयं चुनेंगे, नष्ट करने के बाद ऑपरेटर को बताएंगे। ड्रोन को इससे भी ज्यादा करने के लिए विकसित किया जाना जारी है। भारतीय जीपीएस के बिना काम करने वाला एआई सक्षम स्वदेशी ड्रोन बना रहा और इतनी सारी खासियत के बाद वे मानव रहित 100 अभियान के दौरान प्रशिक्षित सैनिक अधिकारी पायलट आदि के खोने का भय नहीं है। फिर ये किसी फाइटर जेट के मुकाबले 1000 गुना सस्ते भी हैं। यही वजह है कि संसार के तमाम देश ड्रोन और उसकी तकनीक को पाने या फिर उसे खरीदने की होड़ में हैं। वर्तमान में आप देखते हैं कि हम अपने भी ड्रोन विकसित कर बना और बेच रहे हैं। ड्रोन के वैश्विक बाजार में 2030 तक हमारे ड्रोन हब बनना तय है। जैसे जैसे वैश्विक सैन्य परिदृश्य प्रौद्योगिकी उन्नत विकसित होगा, तरह तरह के मानव रहित ड्रोन भविष्य के युद्ध क्षेत्रों पर हावी होते जाएंगे। जंग के मैदान में दुश्मन से आगे रहने के लिए इसकी भरपूर मदद ली जाएगी। 21वीं सदी के संघर्षों में वैश्विक शक्तियां जंग में महायुद्ध ड्रोन पर ही निर्भर रहने वाली हैं। जाहिर है कि आने वाले इस युद्ध के समय बड़े लड़ैया ड्रोन ही रहने वाले हैं। देख रहे हैं ड्रोन का महत्व। ये आप देखते हैं सबको चुकानी पड़ती है युद्ध की कीमत, वही सब बातें हो रही। मैं कह रहा हूं ना, देखिए पाकिस्तान इससे देखिए नुकसान की बातें हो रही हैं, वही पाकिस्तान को लेकर अभी सब लिखे जा रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के भी तनाव थे। तो एक सामान्य जानकारी रखिएगा, बाकी चलता रहेगा। ये सब पश्चिम बंगाल की बातें होंगी, प्रदेश में तोड़ना होगा आतंकी नेटवर्क, ये आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कश्मीर में होने वाली किसी भी आतंकी गतिविधि को अब एक्ट ऑफ वार मानते हुए जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत आतंक के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ये सब बातें की जा रही हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? एक बार सामान्य जानकारी रख लीजिए, बार बार इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे, वही बातें की जाएंगी बार बार। ठीक है, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।